नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पे यूपी विधानमंडल की आज 24 घंटे कार्रवाई चलेगी। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है, जो कि 16 अगस्त तक चलने वाला है। और इस बीच विधानसभा का मॉनसून का आज तीसरा दिन है और आज की कार्यवाही 24 घंटे तक चलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 13 से 14 अगस्त तक नॉन स्टॉप चलेगा सदन। सदन के सदस्यों को टाइम अलॉट किया गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी, राकेश सचान, नितिन अग्रवाल को समय मिला है। सभी को शाम 6 से 9 बजे तक का समय मिला है। योगेंद्र उपाध्याय, कपिल अग्रवाल, सतीश चंद्र को समय मिला है। रात 9 बजे से 12 बजे का समय मिला है। और इसी के साथ अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्र को समय मिला है। रात 12 बजे से 3 बजे तक का समय अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, बलदेव सिंह औलख को समय मिला है। रात 3 बजे से 6 बजे तक का तो जयवीर सिंह, नंदगोपाल नंदी, संदीप सिंह को समय मिला है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का। तो देखिए किस तरीके से आज, क्योंकि 24 घंटे सत्र चलने वाला है और इसके लिए समय दिया गया है कि कैसे कैसे अलॉट होगा टाइम, उसका टाइम अलॉटमेंट किया गया है। और सभी के देखिए नाम, वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने समय से कितने समय तक किसको बोलने का समय दिया गया है इस लिस्ट के जरिए। तो मॉनसून सत्र के दौरान कई बड़े मुद्दे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा में। और इस दौरान आज क्योंकि 24 घंटे कार्यवाही चलेगी, उसकी वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस को वक्त मिला है और कितने बजे का वक्त मिला है, कितनी देर का वक्त मिला है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी? आज 24 घंटे सत्र चलने वाला है, कार्रवाई चलने वाली है, टाइम अलॉटमेंट हो चुका है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज ये 24 घंटे सत्र चलेगा। सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा और कल 11 बजे तक इस सत्र को चलना है। ये तो आप कह सकते हैं कि विशेष ये व्यवस्था की गई है। और इस पूरे सत्र में जो उत्तर प्रदेश को लेकर अगले 25 सालों का विजन है, यानी विजन डॉक्यूमेंट 2043, उसकी प्रस्तुति की जाएगी, उसको पेश किया जाएगा, उस पर फिर चर्चा होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी मंत्री हैं अपने मंत्रालयों के, वो अपना विजन पेश करेंगे, अपने मंत्रालय का के बारे में बताएंगे कि अगले 25 सालों का किस तरह से लक्ष्य लेकर उनका मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, ताकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सके। और इतना ही नहीं, जो कैबिनेट मंत्री है वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, अपने विभागों के ब्यौरा देंगे ही देंगे। साथ ही साथ जो विधायक है सत्ता पक्ष विपक्ष के, वो भी अपनी बात रखेंगे। कुल मिलाकर 24 घंटे का यह सत्र रहने वाला है। और एक लंबे अरसे बाद उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है जब इस तरह का सत्र बिना रोक टोक के 24 घंटे चलने वाला है। इसके पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सत्र 25 घंटे विधानसभा का चला था। पहली बार होगा जब 24 घंटे लगातार सत्र चलाया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से आज कौन कौन से वो बड़े मुद्दे आज सुनने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं तमाम बड़े मामले विधानसभा में गूंज रहे हैं। फतेहपुर का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब तो चिट्ठी भी लिखी गई है। ऐसे क्या आज क्या सुनने को मिलेगा? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सत्र जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश के विजन को लेकर। अगले 24 सालों का जो, अगले 25 सालों का जो सरकार का कामकाज है उसको लेकर ये डेडिकेटेड है। तो आज जो सदन चलेगा 11 बजे से और कल 11 बजे तक, उसमें पूरी तरह से जो मुद्दा होगा वो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर होगा कि किस तरह अगले 25 साल में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और यही कारण है कि जो मंत्री जिनका आपने अभी जिक्र किया, वो बोलेंगे तो अपने मंत्रालयों के बारे में बताएंगे कि किस तरह का उनका विजन है, किस तरह का उनका लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाया जाए। और पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित रहने वाली है आज सुबह 11 बजे से कल 11 बजे तक, लगातार 24 घंटे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़े मसले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में दाखिल याचिकाकर्ताओं में से बचे याचिकाओं की दलीलों के बाद चुनाव आयोग अपना जवाब देगा। तो देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा सांसद बर्क पर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी हुई ये खबर, बर्क के अवैध निर्माण पर प्रशासन का ताबड़तोड़ प्रहार।
बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सपा सांसद बर्क पर 1,35,000 का भारी भरकम जुर्माना ठोका गया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल से ये खबर है, जहां संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी हुई ये खबर। बर्क के अवैध निर्माण पर प्रशासन का ताबड़तोड़ प्रहार। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। तो सपा सांसद बर्क पर 1,35,000 का भारी भरकम जुर्माना भी ठोका गया है। और वो निर्माण की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि बिना नक्शे के बनाया गया है और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्ती दिखाई जा रही है, जुर्माना लगाया गया है इस निर्माण के खिलाफ, जो जिसकी संख्या करीब 1,35,000 है। तो इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। देखिए, आरबीओ एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत जो मामला विचाराधीन था उसमें आज ऑर्डर किया गया है और उक्त ऑर्डर में उनके द्वारा जो लास्ट तारीख को एक अवसर मांगा गया था कि उनको जो संशोधित मानचित्र है वो प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाए, तो उनको एक इस पे विचार करते हुए उनका जो संशोधित नक्शा है वो एक्सेप्ट किया गया और जो एरिया कंपाउंड हो सकता था उसकी कंपाउंडिंग की गई, शमन की गई। कुल जो एई के द्वारा आवेदन किया गया तो उसमें 5,707 रुपये की शुल्क उनको राशि जमा करने के बाद वो कंपाउंड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है, जो उन्होंने बिना नक्शा पास कराए बिना सूचना दिए मौके पर निर्माण कार्य किया था उसके क्रम में। और सेटबैक में जितना एरिया आ गया है उसको कंपाउंड नहीं किया जा रहा है। 1 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर की लंबाई में, तो वो पोर्शन में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको दिया गया है। अगर 30 दिन के अंतराल में वो नहीं हटाएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसको हटाया जाएगा। ₹1,35,000 लगाया गया है, ये कब तक जमा करना पड़ेगा उनको? ये इनको तत्काल प्रभाव से जमा करना है। इसमें जितनी जल्दी जमा करा दें उनको उसके लिए समय कुछ अलग से नहीं दिया गया है। 30 दिन का समय निर्माण जो है सेटबैक में उसको हटाने के लिए दिया है। अगर वो नहीं हटाते हैं तो क्या किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई देखने को मिलेगी? उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार इसको खाली कराया जाएगा। शासकीय पिताजी की तरफ से भी इसका ड्राफ्ट पत्र किया गया था, किस मामले को लेकर? नहीं, प्रॉपर्टी जॉइंट है, उसमें जब दोनों के द्वारा संयुक्त मानचित्र पेश किया गया कार्यालय में, तो ये क्वेश्चन उसी समय सेटल हो गया था। इसके अतिरिक्त ईओ की रिपोर्ट भी है 30/1/25 की, जिसमें जॉइंट प्रॉपर्टीज को अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है और क्या कुछ सख्ती दिखाई जा रही है इस निर्माण पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं संभल लोकसभा के, उन पर 1,35,000 का जुर्माना लगाया गया। 8 महीने पहले ये प्रकरण सामने आया था, जहां एसडीएम कोर्ट में मुकदमा चला था। साथ ही इनसे इस मकान जो भवन का निर्माण बिना नक्शा पास कराए इनका आरोप है और इसको लेकर एसडीएम कोर्ट से कई बार इनको नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई भी इन्होंने नक्शा से संबंधित साक्ष्य नहीं दिखा पाए। साथ ही इन पर 500 रुपए का पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है और एक बार 1,000 रुपए का जुर्माना पहले भी लगाया जा चुका है। तो इस तरह से इन पर 1,35,000 का जुर्माना लगाया गया। लेकिन यह जो 151 वर्ग फीट जगह है, जो कि प्रशासन एसडीएम कोर्ट से बिल्कुल उसे अवैध बताया, गलत निर्माण बताया, उस पर जो है 1 महीने के अंदर अंदर इनको तोड़ना होगा, वो इसको वहां से हटाना होगा, नहीं तो प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। साथ ही माना जाता है कि इन पर भी अभी 2 मामलों में इन्होंने जो है हाई कोर्ट का सहारा लिया है, तो समझा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट का भी इस मामले में सहारा ले सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चरण आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। तो देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़े मसले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में दाखिल याचिकाकर्ताओं में से बचे याचियों की दलील के बाद चुनाव आयोग अपना जवाब देगा। पिछले दिन हुई सुनवाई में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका है। अक्टूबर में चुनाव है, क्या ऐसे समय में आयोग को इस समय यह करना चाहिए? कुल 7.9 करोड़ मतदाता हैं और इसी का कहना है कि 7.24 करोड़ ने फॉर्म भरे हैं।
22 लाख लोग मर चुके हैं। आंकड़ा भी बिना जांच का है और 7 लाख पहले ही एनरोल्ड हो चुके हैं। तो ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आता है, ये देखना होगा। लगातार विपक्षियों की तरफ से ये मुद्दा सड़क पर भी उठाया जा रहा है और सदन के भीतर भी उठाया जा रहा है। साथ ही साथ मामला क्योंकि कोर्ट में भी है तो इसको लेकर भी सुनवाई चल रही है और ऐसे में सभी याचिकाकर्ताओं की याचिका सुनने के बाद अपना क्या फैसला कोर्ट देता है ये देखना होगा। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से इस पूरे मामले पर फैसला आएगा, क्योंकि लगातार याचिकाकर्ता की जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई हो रही है। हाँ बिल्कुल उन्नति, देखा जाए तो जो एफआईआर है इसको लेके जो कोर्ट की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट बात कही कि अगर ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन के डोमेन यानी कि एफआईआर करा सकता है इलेक्शन कमीशन या नहीं, अगर ये बात स्पष्ट हो जाती है तो पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो वृंदा ग्रोवर है एक याचिकाकर्ता, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था कि ये प्रक्रिया जो है वो नहीं की जा सकती इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इस पर ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही कि जो बात ये कही जा रही है कि जो कुछ जीवित वोटर्स हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया, जो बिल्कुल देखिए इस लिस्ट में जो तमाम खामियां हैं उसको लेकर ही लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। क्या कुछ इस संबंध में जानकारी देता है विपक्ष, देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। करते हैं बड़ी खबर का। उत्तरकाशी धराली रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर खबर सामने आ रही है। आज शुरू नहीं हुआ धराली रेस्क्यू ऑपरेशन। खराब मौसम की वजह से आज रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ है। तो ये अपडेट आपको दे दें, मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट। खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ी है। हर्षिल घाटी में हुई तेज बारिश के कारण आपदा प्रभावित गांव के लोगों ने दूसरी पहाड़ी पर शरण ली है। धराली में आई भीषण आपदा में प्रशासन ने 42 लोगों के लापता होने की पुष्टि की। प्रारंभिक आकलन में धराली आपदा में 40 होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट मलबे में दफन हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बचाव व राहत कार्यों में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। तो मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आज शुरू नहीं हुआ है और आईएमडी की तरफ से भी भारी बारिश का अलर्ट आज प्रदेश भर में जारी किया गया है। तो देखिए रेस्क्यू अभियान भी चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए बना हुआ है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मौसम अनुकूल नहीं है, जिसके चलते ये ऑपरेशन आज शुरू नहीं हुआ है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? रेस्क्यू नहीं शुरू हो पाया है आज क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है। फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल रही है मौसम की? देखिए, मैं बात करूं तो खाली आपदा को लेकर जिस तरीके से आपदा आई है वहां पे जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सारी टीमें लगी हुई, लगभग 26 टीमें लगी हुई वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मौसम अनुकूल नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी रेड अलर्ट किया है कई जगहों पे और सारे जिलों की स्कूल कुछ छुट्टी कर रखी है, क्योंकि बहुत मुश्किल है जिस तरीके से यहाँ बारिश हो रही है। लगातार कल रात को भी लगातार बारिश हुई है, देहरादून में भी बारिश हुई है, अभी थोड़ा धूप दिख रही है कहीं कहीं और कहीं जो है बारिश हो रही है। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही हो रही है कि बारिश आफत बनी हुई है, जिसके कारण रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है और सभी को यही आशंका है कि अभी तक ये पता नहीं लग पा रहा है कि कितने अभी तक लापता हैं लोग, क्योंकि लापता लोगों की सूची अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ 42 ही गिने जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से 40 रिसोर्ट का डूबना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40 रिसोर्ट में अगर पर रिसोर्ट में 2 कर्मचारी भी रहे होंगे तो 80 तो वही बनते हैं, क्योंकि अभी पूरी सूची नहीं आ पाई। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हेली न चलना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है
वहां तक पहुंच तो गए, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ देहरादून उत्तरकाशी से जानी है हेली के माध्यम से, वो सुविधाएं नहीं जा पा रही हैं क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है। तो वहां पे रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रही है और वहां पे सभी अधिकारी कर्मचारी सभी खड़े हो रखे हैं क्योंकि कब मौसम खुलेगा और कब जो है रेस्क्यू शुरू होगा। बहुत मुश्किल हो रखी है आसमान के कारण, क्योंकि हर 2 घंटे बाद तो बारिश शुरू हो रही है और इसलिए मुश्किलें ये हैं कि जिस तरीके से अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि एक जेसीबी वाला बह गया था, तो यही हो रहा है कि डर इस बात का भी है कि अगर कोई जेसीबी से या क्रेन से अगर कोई काम किया जाता ठीक है, है। लगातार नजर बना के रखिएगा सतीश, रेस्क्यू ऑपरेशन अगर शुरू होता है तो। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, रुक करते बड़ी खबर का। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड में हाई अलर्ट, 285 संदिग्धों की सूची जारी, 14 जिलों में आतंकियों के तार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड में हाई अलर्ट, 285 संदिग्धों की सूची जारी, 14 जिलों में आतंकियों के तार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित करते हुए सभी जिलों को सतर्क कर दिया है। सभी स्लीपर सेल रडार पर हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 285 संदिग्ध व्यक्तियों की सूची तैयार कर 14 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सौंप दी है। एटीएस की रिपोर्ट के अनुसार कई संदिग्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डार्क वेब के माध्यम से आतंकी संगठनों से संपर्क में है। इनमें इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और जमात-उल-हिद्दीन जैसे संगठन सक्रिय पाए गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है झारखंड में, और क्या कुछ अपडेट मिल रही है, किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं? देखिए उन्नति, मैं बताऊं कि ये जो है अभी झारखंड की सुरक्षा एजेंसियों को जो है लगातार ये खबर मिल रही है कि जो आतंकी जो संगठन है वो झारखंड में ये स्वतंत्रता दिवस पर कोई नया कांड कर सकते हैं, कोई नई घटना कर सकते हैं, कोई आतंकवादी घटना का अंजाम दे सकते हैं। इसलिए जो है सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। झारखंड ही नहीं, सरकार के केंद्र सरकार की पुलिस भी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है और जो है तमाम जितने भी जिले, एक ही जिला नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही जिला या 2 जिला आतंकवादी संगठन के निशाने पर है, नहीं, ये लगभग झारखंड का तमाम जो जिले जो है इस पे जो है आतंकी संगठन के निशाने पर हैं। इसलिए यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो एजेंसियां हैं, यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, लगातार जो है इस पर नजर लगाए हुए है और जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है कि किसी भी अनहोनी से कोई घटना न हो जाए। कल ही एक दिन पहले की बात है, जो है झारखंड के जो पुलिस के जो मुखिया है उन्होंने एक मीटिंग की थी और इस पर एक समीक्षा रखी थी कि किसी भी तरीके से बिल्कुल, देखिए यानी कि अजय सतर्कता देखने को मिल रही है और ज्यादा बढ़ा भी दी गई है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे बिहार के मुंगेर से आ रही बड़ी खबर का, जहां दोहरे हत्याकांड पर बड़ा एक्शन। शूटर बबलू समेत मुख्य 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की छापेमारी अब भी जारी है। सुपारी की रकम से खरीदी थी बाइक। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुंगेर दोहरे हत्याकांड पर बड़ा एक्शन। बिहार के मुंगेर में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर मंजीत मंडल और उनके ड्राइवर चंदन मंडल के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने मुख्य शूटर बबलू मंडल को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में साफिया सराय थाना क्षेत्र के यूट्यूबर अभिषेक कुमार का नाम मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में सामने आया था, जो जेल में कुख्यात अपराधी पवन मंडल का करीबी सहयोगी था। हत्या के लिए सन्नी उर्फ भानु ने पवन मंडल से मिली सुपारी की रकम से बाइक खरीदी थी। इसी बाइक का इस्तेमाल मंजीत मंडल और उनके ड्राइवर की हत्या को अंजाम देने में किया गया। सन्नी का सहयोगी अमरजीत उर्फ डेविड हथियारों की व्यवस्था और अपराधियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद करता था। दोनों आरोपी पवन मंडल के निर्देश पर यूट्यूबर अभिषेक कुमार की देखरेख में काम करते थे।
अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, शूटर बबलू समेत। जी देखिए, ये बिहार में जो है लगातार आपराधिक घटना जो है बढ़ रही है। इसी क्रम जो है पुलिस भी जो है एक्शन पर नजर आ रही है। लगातार पुलिस भी छापेमारी कर रही है। जो शूटर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही और भी अन्य साथी जो उनके हैं उन पर भी पुलिस जो है नजर बनाए रखी हुई है। साथ ही सबसे बयान लेकर जो है आगे की कार्रवाई भी करेंगे। देर रात दरभंगा से भी खबर है कि यहाँ जो है ऑटो चालक को भी गोली मार दी गई, उसका इलाज चल रहा है। तो ऐसी घटना लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर पुलिस भी एक्शन में है। और पुलिस लगातार जो है जो मुख्य आरोपी है या शूटर है, इन लोगों को लगातार गिरफ्तार करने के लिए अपने योजनाएं बना के और जो है गिरफ्तार कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे राजस्थान के दौसा में बड़ा हादसा हुआ है। ये खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खाटू श्याम मंदिर से लौट रहे 11 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के दौसा में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा खाटू श्याम मंदिर से लौटते समय रात लगभग 3:30 बजे हुआ है। पिकअप वाहन और ट्रेलर की भिड़ंत के कारण हुई इस दुर्घटना में कई घायल लोगों की हालत गंभीर है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय पुलिस और दौसा प्रशासन ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों का और अस्पतालों में भर्ती करवाया है। तो देखिए, बड़ा सड़क हादसा हुआ है नेशनल हाईवे पर। यह हादसा 11 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई है और बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वही स्थिति बयां कर रही हैं कि कितना ज्यादा भयानक ये हादसा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।